नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त 1997 को कैसेट किंग गुलशन कुमार की 16 बुलेट्स फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि पूरे बॉलीवुड की रूह कांप गई। जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में बिताई हो और कितने भूखे को भोजन खिलाया हो, या तो ऐसे कहा जाए कि कितने सिंगरों की उन्होंने लाइफ बनाई थी और 90 के दशक के सबसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण की जोड़ी को बनाने में जिनका हाथ था, ऐसे शख्स को अंडरवर्ल्ड के द्वारा क्यों खत्म कर दिया गया। अराउंड 26 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया था। कहा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण में से जो नदीम सैफी था, उनका ये मर्डर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। शक की सुई उनकी तरफ घूमी। उनका मेन रीजन एक दूसरा ये भी है कि मर्डर के बाद नदीम सैफी इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, जो कि आज तक वापिस नहीं आए हैं। गुलशन कुमार को मारने वाला शख्स कौन था, प्लानिंग कैसे किया गया, मर्डर कैसे हुआ और ईच एंड एवरी मिनट ऑफ मर्डर डे डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात का मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन कर लेता हूं। मैं जो भी बोलूंगा वो अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा। उस वक्त के फेमस जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी के एक बुक है जिन्होंने लिखी है और उनका नाम है माय नेम इज अबू सलेम। उस बुक में से कई पॉइंट्स लिए गए हैं। दूसरे कुछ रिसर्च के अलग सोर्स है, उनके हिसाब से ही मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में कि कहानी जो कि गुलशन कुमार के मर्डर की है वो प्लान क्यों की गई। इसी वीडियो के हाफ पार्ट के बाद आपको सुनने को मिलेगा कि उनका मर्डर किस तरीके से प्लान किया गया था, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द डे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में कि गुलशन कुमार की हत्या का प्लानिंग क्यों किया गया। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1990 को, जब आशिकी फिल्म रिलीज हुई थी। वो उतनी हिट रही थी मार्केट में कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हिल चुकी थी। रातों रात इतनी सफलता दे दी नदीम श्रवण को कि हर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बॉलीवुड में उनके साथ काम करने के लिए मांगता था। टी सीरीज की जितनी भी फिल्में आती थी उसके अंदर म्यूजिक होता था नदीम श्रवण का, क्योंकि उनकी गहराई, उनका जो एक अलग टेस्ट था, वो नदीम श्रवण ही उस वक्त एक नया दौर खड़ा करते थे म्यूजिक लवर्स के लिए। तो उनके लिए उनकी जोड़ी बहुत फेमस हो गई शॉर्ट टाइम के अंदर। जब नदीम श्रवण की जोड़ी बाहर उभर कर आ रही थी तो कुछ सालों के बाद नदीम को सिंगर बनने का ख्याल अपने मन में आया कि चलो मैं सिंगर के तौर पे भी ट्राई करता हूँ। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया गुलशन कुमार को। गुलशन कुमार ने सुना भी उनका आवाज़, लेकिन उनको कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने ये बताया कि आप अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो, आप अच्छे सिंगर नहीं हो, आपका जो म्यूजिक है वो एक सिंगर प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों उनकी खटरात की, क्योंकि गुलशन कुमार ने उनको प्रमोट करने से मना कर दिया। नदीम सैफी को अपने गले के ऊपर उतना भरोसा था, उनको ऐसा लगता था कि लोग उनकी आवाज को पसंद करेंगे, लेकिन गुलशन कुमार ने उनको मना कर दिया था। उनका थोड़ा सा दुख उन्हें था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हाय अजनबी करके उन्होंने एल्बम तो बना दिया। गुलशन कुमार ने दोस्ती यारी के अंदर वो एल्बम को प्रमोट भी किया, लेकिन हुआ वही जो गुलशन कुमार ने कहा था, क्योंकि एल्बम पूरी तरीके से पिट चुकी थी और टी सीरीज के ऊपर भी लोगों के छांटे उड़ने लगे थे। तो टी सीरीज ने भी अभी बैक साइड ले ली और नदीम सैफी के गानों को प्रमोट करने से साफ इनकार कर दिया कि अब मैं तुम्हें प्रमोट नहीं करूंगा। फिर भी जिद लगाए बैठे नदीम को कौन समझाए। उन्होंने आरोप लगाए गुलशन कुमार के ऊपर कि तुमने अच्छी तरीके से मेरे गानों को प्रमोट नहीं किया है, इसीलिए मैं मार्केट में फ्लॉप हुआ हूँ। गुलशन कुमार के समझाने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए गुलशन कुमार ने भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया।
और उनको काम देने से भी इनकार कर दिया। झगड़े की शुरुआत तो दोस्तों यहाँ से हुई, लेकिन आपको बता दूं कि मिड 90 में जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी उसमें से 65% फिल्म के म्यूजिक के राइट्स होते थे टी सीरीज के पास। टी सीरीज ने अगर मना कर दिया तो प्रोडक्ट के चलने के चांसेस ना के बराबर थे। उस वक्त उन्होंने नदीम सैफी के गानों को प्रमोट करने का छोड़ दिया था, लेकिन साथ में उनको काम देना भी बंद कर दिया था, क्योंकि नदीम सैफी जो जिद लगाए बैठे थे। सूत्रों की माने तो दोस्तों ये बात से नदीम सैफी उतने हद तक नाराज हुए कि उन्होंने सुपारी दे दी अंडरवर्ल्ड को गुलशन कुमार के मर्डर की। ऐसा कहा जाता है दुबई की एक होटल में 3 लोग मौजूद थे और गुलशन कुमार की डेथ की डेट लिख रहे थे। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम, जो कि एक बहुत बड़ा डॉन बनने की शुरुआत कर रहा था। दूसरा था दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड जिसे माना जाता है वो अबू सलेम। तीसरा बंदा था नदीम सैफी खुद। वो जो मीटिंग हुई थी दोस्तों 97 की, उसके अंदर नदीम सैफी ने अपनी पूरी कहानी, पूरी दास्तां इन लोगों को सुनाई। गुलशन कुमार नदीम सैफी के गानों को तो प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन साथ उनको काम भी नहीं दे रहे हैं और इसीलिए मार्केट में उनकी वैल्यू डाउन जा रही है। अबू सलेम को ये सौदा इसलिए फायदेमंद लगा कि गुलशन कुमार उस वक्त बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे बॉलीवुड के, और अगर उनके साथ मर्डर की प्लानिंग की जाए तो वो काफी हद तक ऐसा कहा जाता है कि अपनी धाक बॉलीवुड के ऊपर जमा बैठे। तो अबू सलेम ने डन किया और आगे की प्लानिंग करनी शुरू की। इतनी डिटेल नोट करने के बाद उनको पता चला कि गुलशन कुमार हर रोज मंदिर जाते हैं और मंदिर में 10 से 15 मिनट का समय डेफिनेटली बिताते हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों डेली रूटीन नोट बनता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्डर की प्लानिंग किस तरीके से, किस जगह पर, किन लोगों के द्वारा और कितने समय के लिए की गई। रूटीन की पूरी डिटेल आ जाने के बाद अबू सलेम ने 5 अगस्त 1997 को कॉल किया गुलशन कुमार को कि 10 खोखे हमें फिरौती में चाहिए आपसे। 10 खोखे के साथ उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जिनसे हमें एक कड़ी से कड़ी नदीम सैफी की जुड़ी हुई मिलती है, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आप नदीम के गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कनेक्शन मिलता है दोस्तों नदीम का कि नदीम सैफी ने कुछ ऐसा उनके साथ कांटेक्ट किया होगा या तो कहा होगा जिनकी वजह से उनको पता चला है, और यहाँ से शक की सुई नदीम सैफी की तरफ घूमी थी। ये जो 10 करोड़ की फिरौती वाली बात है, घूस देने वाली जो बात है अंडरवर्ल्ड को, वो पुलिस को बताने के लिए गुलशन कुमार को बताया और कहा कि ये मामला थोड़ा सा गर्म होता जा रहा है और बात को यहाँ पे नरमा से न लिया जाए, लेकिन फिर भी गुलशन कुमार नहीं माने। तो दोस्तों इस तरीके से 5 अगस्त 1997 को कॉल आया था। दूसरा कॉल आया 9 अगस्त 1997 को। तब उन्होंने फिर से फिरौती की बात की। गुलशन कुमार ने जवाब ऐसा दिया अबू सलेम को कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं मंदिर में भंडारा करवा दूं। उनके इस सेंटेंस का अबू सलेम को बहुत बुरा लगा। अब डेट लिखी गई 12 अगस्त 1997। अब हम बात करते हैं दोस्तों मर्डर डे के बारे में। मर्डर डे की प्लानिंग की बात करो उनसे पहले लोकेशन पर नजर डालना मैं जरूरी समझता हूं। यहां पर मंदिर है और उनकी सामने की साइड एक नाई की दुकान है और वहां पर 3 बंदे बैठे हैं। पहला बंदा है अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, दूसरा बंदा है अब्दुल राशिद और तीसरा बंदा है अनिल शर्मा। ये 3 लोग वहां पर पहले से मौजूद थे नाई की दुकान के ऊपर। गुलशन कुमार मंदिर की करीबन 6 फीट या 10 फीट की दूरी पर अपनी गाड़ी लगाते हैं, पार्क करवाते हैं। उनका ड्राइवर उनके साथ मंदिर में जाता है। करीबन 10 से 15 मिनट गुलशन कुमार पूजा में लगाते हैं और वहां से मंदिर ग्रुप में से जब वो बाहर आते हैं तब उनके हाथ में जो थाली होती है भगवान शिव की, वो उनके ड्राइवर रूपलाल सरोज को वो देते हैं। उनके बाद वो बाहर निकलते हैं, अपनी सफेद चप्पल पहनते हैं और गाड़ी की तरफ जाते हैं। तब पीछे से एक बंदा आता है और उनके सर के पीछे की साइड बंदूक तान देता है और कहता है बहुत कर ली पूजा,
अब मरने के बाद करना। इतना कह के दोस्तों वो फायरिंग कर देता है गुलशन कुमार के ऊपर, लेकिन कहा जाता है कि वो जो गोली निकली थी उनमें से वो गुलशन कुमार की बॉडी को टच करके गई थी, जिनसे उनकी मौत नहीं हो सकती थी। लेकिन घबराहट में गुलशन कुमार वहां से भागते हैं और भागते भागते उनका पैर है वो स्लिप हो जाता है और वो गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिर जाते हैं, अब्दुल रऊफ उनके ऊपर 3 गोली और फायरिंग करता है और वो लगती है गुलशन कुमार के पीठ के अंदर। 3 गोली लगने की वजह से दोस्तों वो उठ तो नहीं सके, जमीन के ऊपर ही वो रहते रहते आगे बढ़ते थे। जो लोग देख रहे थे वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ के विनती किया था कि मुझे अंदर ले लीजिए ताकि वो शूटरों से जान बचा सके, लेकिन वहां पर ऐसा कहा गया है कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था अंडरवर्ल्ड के डर की वजह से और अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया था। तब एंट्री होती है दोस्तों उनके ड्राइवर की, और वो ड्राइवर जब आता है और अब्दुल रऊफ को मारने की कोशिश करता है गुलशन कुमार को बचाने के लिए, तब उनके ड्राइवर को भी 2 पैर में गोली मार दी जाती है, इसीलिए वो भी वहां पर गिर पड़ा। उनके बाद वहां पर जो मौत का तांडव शुरू किया उन लोगों ने, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि गुलशन कुमार को तीनों तरफ से घेर लिया गया 3 शूटर के द्वारा और 12 गोली से छन्नी कर दिया गया और बगल में पड़ी टैक्सी लेकर तीनों शूटर वहां से भाग गए। जब फायरिंग चल रहा था तब अबू सलेम फोन के ऊपर गुलशन कुमार की चीखें भी सुन रहा था। जब गुलशन कुमार नीचे पड़े थे तब उनको बचाने वाला कोई नहीं था और सिर्फ 2 लोग सामने आए, एक मंदिर का पुजारी जिनका नाम है रामचंद्र और दूसरा है राजेश जौहरी। ये 2 लोगों ने उनको बचाने की कोशिश की, गाड़ी में बिठाया और वहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो कूपर हॉस्पिटल है वहां पर वो लोग उनको ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने गुलशन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वो लोग वहां से भाग भी गए, इतने हद तक की इनकी प्लानिंग हम मान सकते हैं। उस वक्त मुंबई के डीजीपी थे वो राकेश मारिया को ये प्लान की खबर पहले से हो गई थी, लेकिन पता नहीं पुलिस ने क्यों कोई एक्शन इनके बारे में नहीं लिया। उनके मर्डर के बाद दोस्तों कहा जाता है कि अब्दुल रऊफ को 2001 में कोलकाता से अरेस्ट कर लिया गया और उनको सजा दी गई उम्र कैद की। फर्स्ट ट्रायल में दोस्तों 2001 में उनके अलावा 19 और लोगों को बुलाया गया था। वो सब लोगों को सबूत के अभाव से छोड़ दिया गया, लेकिन जो अब्दुल रऊफ था उनको जज ML थिलियानी के द्वारा 2001 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एक नाम और भी उन लिस्ट में शामिल था और वो नाम है रमेश तौरानी का, जो कि बहुत बड़े शख्स माने जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो कि टिप्स कंपनी के ऑनर थे और टिप्स कंपनी वो टी सीरीज की काफी क्लोज कॉम्पिटिटर थी। तीसरा नाम है अबू सलेम और उनको भी मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और वो आज भी जेल में ही है। बात करें नदीम सैफी की तो नदीम सैफी उस वक्त हाजिर नहीं था जब मर्डर हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो देश छोड़ के हमेशा के लिए भाग गए आउट ऑफ इंडिया के पत्रकारों से वो बात करते रहे। आज भी आपको ऐसे इंटरव्यू मिल जाएंगे जिनके अंदर नदीम सैफी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू में आप सुन सकेंगे उनको ऐसे कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि ये सब कैसे हुआ और कहाँ हुआ, कि किस तरीके से हुआ, मेरा ये मर्डर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो इंडिया में पैर नहीं रखते हैं, ये भी एक हकीकत है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो गुलशन कुमार के मर्डर की डिटेल कहानी है जो कि रिसर्च में आई थी। कहानी बताई है उनमें कुछ मेरा खुद का नहीं है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो ही मैंने आपके सामने फर्म करके पेश किया है। तो दोस्तों ऐसी ही मेरी बॉलीवुड मसालों से भरपूर चैनल है जिनके ऊपर आपको ऐसे कई अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेंगे। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य, रूप कुमार राठौर, अलका याग्निक, तो ऐसे कितने भी सारे पॉइंट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। हो सकता है तो आप चेक कीजिए, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई स्टोरी के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।